आज बिल्कुल कांटे का मुकाबला लग रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह की मेहनत की, हुँ, प्लस सबसे बड़ा जो ये यहाँ जो फैक्टर दिखाई दे रहा है, वो जयप्रकाश का कोई कहीं कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं लग रहा है। हुँ, लेकिन लोग कुलदीप बिश्नोई को हराना चाहते हैं। हुँ, भजनलाल जी में और कुलदीप बिश्नोई में जो आपस में अंतर है, भजनलाल जी अगर मैं उसका विरोधी हूँ या आप उसके विरोधी हो या कोई भी हो, हुँ, उसको भी अपना बना लेते थे। जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई लोगों से बात ही करना पसंद नहीं करते। 2019 का चुनाव लड़ने के बाद भव्य बिश्नोई कहीं फील्ड में नहीं आई। हुँ, हम मान लेते हैं कई जगह, अब जैसे चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, भाई कुलदीप बिश्नोई हमारे बीच में नहीं आता। हुँ, तो उसका बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं सरकार के, वो ये जवाब देते हैं कि भाई कुलदीप तो चलो हमारे बस का नहीं है, लेकिन भव्य बिश्नोई आएगा और आम आदमी इससे बेटर करती जी, अगर वो किसी साधारण प्रत्याशी को टिकट दे देती। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। अब तो वो जो है ना, सिर्फ एक ही है कि भाई झाड़ू का प्रचार प्रचार हो गया और उसके अलावा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। नहीं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और आदमपुर उपचुनाव को लेकर के एक तरह से जो सरगर्मियाँ हैं बहुत तेज़ रहीं और अब जो है वक़्त बहुत कम बचा है, यानी अब मतदान होने वाला है। इस स्थिति में जो है माहौल कैसा नज़र आ रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक कह रहे हैं विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला साहब हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इस आदमपुर उपचुनाव को देख रहे हैं। प्रद्युमन जी, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। अ, आदमपुर उपचुनाव को, आदमपुर के तमाम गाँवों को भी आपने इन दिनों भ्रमण किया, घूमे आप। क्या स्थिति देख रहे हैं ग्राउंड? देखो, फिलहाल जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था, उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव कुलदीप बिश्नोई या उसके परिवार का कोई भी सदस्य 30,000 प्लस से जीतेगा। हुँ, लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव डिक्लेयर हुआ और उसके बाद नॉमिनेशन जिस दिन भरा, उस दिन तक भी 30,000 की जीत पे भव्य बिश्नोई खड़ा था। उसका कारण क्या था कि पिछले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई 30,000 से जीता था। हुँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था। 2 नंबर पे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा है, वो भी बीजेपी के साथ आ गया। बिल्कुल। 3 नंबर पर जो जेजेपी का प्रत्याशी रहा है रमेश गोदारा, वो भी समझौते में एक साथ आ गए। हुँ, तो एक तरह से 1,10,000 के आसपास इनका टोटल वोट बन गया था। जी। लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव चला, हुँ, आज बिल्कुल कांटे का मुकाबला लग रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह की मेहनत की, हुँ, प्लस सबसे बड़ा जो ये यहाँ जो फैक्टर दिखाई दे रहा है, वो जयप्रकाश का कोई कहीं कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं लग रहा है। हुँ, लेकिन लोग कुलदीप बिश्नोई को हराना चाहते हैं। जी। देसी भाषा में अगर हम बात करें, हरियाणा हुँ, में पिछले 2-3 चुनाव से एक रड़क निकालने वाली स्थिति आई हुई है। हुँ, हालाँकि पिछली बार भी हमने देखा होगा, प्रदेश की कैबिनेट के लगभग 10 के आसपास मंत्री चुनाव हार गए थे। जी। और वो मंत्री सिर्फ इसलिए हारे कि उनकी लोगों ने रड़क निकालनी थी। हुँ, उनमें हमारे हिसार में कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद में जितने काम करवाए, संभवतः एक हल्के में एक मंत्री लेवल पे कोई आदमी इतने सार्वजनिक काम नहीं करवा पाता। हुँ, उसके बावजूद उसको रामकुमार गौतम ने हरा दिया। हुँ, वो आंकड़ों में और कागजों में तो रामकुमार गौतम जीत गया, जी। लेकिन हकीकत ये है कि वो कैप्टन अभिमन्यु को हराया गया था। हुँ, अब भी यहाँ सेम सिनेरियो है। जी। लोग बीजेपी और कांग्रेस का कहीं कोई चुनाव नहीं नजर आ रहा, हुँ, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई को हराने वाले, जी। ये मामला है टोटल। कुलदीप बिश्नोई से खफ़ा होने का कारण क्या मानते हैं आप? देखो, कुलदीप बिश्नोई का अगर हम राजनीतिक इतिहास देखें आदमपुर हल्के का, जी। 1967 में पहला चुनाव हुआ था यहाँ हुँ, हरियाणा बनने के बाद। पहला चुनाव में बहुत से दर्शकों को भी हो सकता है पता हो या नहीं हो, यहाँ से डाबड़ा गांव, मेरा गांव कुंवारी पड़ता है तो इसी रोड पे आता है। डाबड़ा गांव से हरी सिंह डाबड़ा यहाँ से एमएलए बने थे। जी। उसके बाद 1968 से लेके और आज तक चौधरी भजनलाल रहे, श्री उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जसमा देवी रहे, उसके बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई बनते रहे। तो ये लगातार चुनाव जीतते रहे। हुँ, भजनलाल जी में और कुलदीप बिश्नोई में जो आपस में अंतर है, भजनलाल जी अगर मैं उसका विरोधी हूँ या आप उसके विरोधी हो या कोई भी हो, हुँ, उसको भी अपना बना लेते थे। जी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई लोगों से बात ही करना पसंद नहीं करते, हुँ, ना वो लोगों में कोई उपलब्धता उनकी है। हुँ, चौधरी भजनलाल के टाइम पे उन्होंने लगभग हर गांव में उनके जो है बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी उनके साथ थे। लेकिन अब अगर सही सिनेरियो देखें
तो आदमपुर हल्के में कोई बहुत बड़ा चेहरा भी आज के दिन कुलदीप बिश्नोई के साथ नहीं है। जी। सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि उनकी उपलब्धता नहीं है, लोगों के फ़ोन ना उठाना, लोगों के साथ ना रहना। एमएलए का मतलब ये होता है, अगर हम सही ढंग से देखें, भाई 1,70,000 के आसपास जो वोट है उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके सुख में, दुख में, कोई उनका हारी बीमारी में उनको उपलब्ध कम से कम विधायक, काम बनो ना बनो इससे कोई मतलब नहीं है। काम किसी के नहीं बनते, लोगों के बहुत कम बनते हैं, लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुनने वाला चाहिए। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई उस चीज़ में सक्षम हो नहीं पाया, वरना तो 1998 में बहुत ही कम उम्र में कुलदीप बिश्नोई पहली बार आदमपुर से उपचुनाव जीता। उसके बाद एक वो दौर था विवेक जी, जब 2004 में कुलदीप बिश्नोई इस प्रदेश का बहुत बड़ा नेता बन गया था। क्यों बन गया था? उसका कारण क्या था कि उसने प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, जिनमें एक तो उस टाइम पे सिटिंग मुख्यमंत्री थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय सिंह चौटाला, और चौधरी बंसीलाल जिनका गढ़ था भिवानी, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह, दोनों को चुनाव में हरा था कुलदीप बिश्नोई ने। लेकिन उस टाइम पर उनका जो ओरा था, उस ओरा को वो जो है आगे मेंटेन नहीं रख पाए। यही सबसे बड़ा कारण है, और इसमें लोगों को ना कोई विकास से मतलब है इस चुनाव में, और बाकी सब मुद्दे गौण हैं। सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं, कुलदीप बिश्नोई को जिताने वाले और कुलदीप बिश्नोई को रटक निकालने वाले, हराने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भव्य की बात करें, क्या राजनीतिक भविष्य नज़र आता है? देखो, भव्य बिश्नोई का जहाँ तक मैं मानता हूँ, 2019 में भव्य बिश्नोई को बहुत कम उम्र में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की टिकट दी। लोकसभा की टिकट बहुत बड़ा सिस्टम होता है, प्रदेश में सिर्फ 10 ही एमपी बनते हैं, और वो टिकट इसलिए मिली कि वो चौधरी भजनलाल के पोते थे, कुलदीप बिश्नोई के बेटे थे। लेकिन उसके बाद 2-3 चीज़ें अगर हम नोट करें, सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रदेश में कांग्रेस का कोई एमपी नहीं जीत पाया। लेकिन भव्य बिश्नोई एकमात्र ऐसे आदमी थे जो 10 प्रत्याशियों में जिनकी जमानत जब्त हो। उससे भी बुरी बात जो है भव्य बिश्नोई के लिए, नरेंद्र मोदी की आंधी भी थी देश के प्रधानमंत्री की, और बृजेंद्र सिंह जो आईएएस से वीआरएस लेके आए, उन्होंने उसको आदमपुर में हरा दिया बुरी तरह से, जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी। उसके बाद चुनाव में हार जीत लगी रहती, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत ऐसे नेता भी जो 30-30 साल के बाद जीतते हैं, 40 साल तक चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद जीतते हैं। लेकिन 2019 का चुनाव लड़ने के बाद भव्य बिश्नोई कहीं फील्ड में नहीं आई। हम मान लेते हैं कई जगह, अब जैसे चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, कुलदीप बिश्नोई हमारे बीच में नहीं आता। तो उसका बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं सरकार के, वो ये जवाब देते हैं कि भाई कुलदीप तो चलो हमारे बस का नहीं है, लेकिन भव्य बिश्नोई आएगा। लेकिन अगर हम भव्य बिश्नोई का आगे का तो देखो, हो सकता है क्या पता वो आ जाएं, क्योंकि अब तो बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। लेकिन अगर उनका भूतकाल हम देखें तो 2019 के चुनाव के बाद वो कहीं फील्ड में नजर नहीं आए, विदेश चले गए। अब अगर हमारा एक जनप्रतिनिधि का मतलब होता हम चुनाव जीतते ही आ रहे, लोगों के सुख दुख में रहना चाहिए उसने, वो चीज़ वो नहीं कर पाए। हालांकि इस चीज़ में मैं जयप्रकाश का भी कोई पक्ष नहीं ले रहा, क्योंकि जयप्रकाश ने भी 2009 का चुनाव लड़े यहाँ से, उसके बाद वो भी सीन से गायब था। बिल्कुल ठीक है। प्रद्युम्न जी, अब तक जो उपचुनाव हुए हैं, खासतौर से जो 2 उपचुनाव हुए हैं, उनमें जो है बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं आपको? देखो, दोनों जो उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा में और एलनाबाद में, बड़ौदा में वहाँ के जो सिटिंग विधायक थे श्री कृष्ण हुड्डा, उनका आकस्मिक निधन हो गया, और वो चुनाव तो तुरंत सरकार नई बनी थी, उसके तुरंत बाद आ गया। उसके बाद एलनाबाद में इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसान आंदोलन के चलते जो इस्तीफा दे दिया, वहाँ बाई इलेक्शन अभी आया है। दोनों में और इसमें काफ़ी अंतर है दिन रात का। वो अंतर क्या है, वो हम अगर समझने की कोशिश करें, बड़ौदा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जिला गृह क्षेत्र है किलोई, उससे बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। और वहाँ जो श्री कृष्ण हुड्डा को जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ाया, आपको पता है या नहीं पता उस बात का दर्शकों को, श्री कृष्ण हुड्डा का उस हल्के में कहीं कुछ नहीं था, वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे जीते थे, क्योंकि उसका गांव तो किलोई हल्के में है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने योगेश्वर दत्त को टिकट दे दी, और एक भूपेंद्र मलिक था जिसने जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, और बहुत क्लोज फाइट थी उसकी, तो उसकी टिकट वो समझौता कि उसमें नहीं मिल पाई। वहाँ बीजेपी ने बहुत ज़्यादा जोर लगा, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र होने की वजह से, और एक जो बालू जिसको टिकट दी, वो एक बिल्कुल आम साधारण घर का आदमी था, वो चुनाव जीत गया। उसके बाद अगर हम एलनाबाद की बात करें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी था नहीं, तो उन्होंने
एक हरियाणा लोकहित पार्टी है गोपाल कांडा की, उनके भाई को बुला करके और उसको पार्टी में शामिल करवा करके गोविंद कांडा को टिकट दे दी। वहाँ क्या हुआ कि कांग्रेस का पवन बेनीवाल जिसने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, उसका बहुत बढ़िया सिस्टम था, लेकिन वो कांग्रेस में आते ही वो 3 नंबर पर चला गया, क्योंकि अक्सर उपचुनाव में आमने सामने की टक्कर होती है। हम बड़ौदा में देख लें, बड़ौदा के बाद आप इलाहाबाद में देख लो, और अब आप आदमपुर में देख लो। आदमपुर में तो इवन यहाँ तक भी होने वाला है कि हो सकता है जो बाकी जितने कैंडिडेट हैं, आज के दिन तो वो 10,000 मान के चल रहा हूं मैं, लेकिन अभी 2 दिन का चुनाव है, तो हो सकता है वो सारे 5,000 तक ही सिमट जाएं। बिल्कुल नेक टू नेक आमने सामने की फाइट होगी। और मेरा ऐसा मानना है अभी जो आदमपुर में आज की जो हालात है, किसी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करना चाहूँगा। उसकी क्या स्थिति देखते हैं आप? क्योंकि जो है एक तरह से पूरे देश में बात करें, गुजरात में भी उधर चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी बड़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। आम आदमी का जो कैंडिडेट है उसको लेकर के भी 2 शब्द। देखो, आम आदमी पार्टी का क्या था, एक तो अरविंद केजरीवाल हिसार से कह लीजिए या सिवानी के खेड़ा गांव से, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, और हिसार में उनका अच्छा खासा मतलब अपना एक पुराने समय में रहा है सिस्टम। उसके बाद दिल्ली में सरकार के बाद जब पंजाब में उनकी आंधी आई, जिसमें पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रकाश सिंह बादल के 5 लोग खड़े थे, 5 हार गए परिवार के। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, सिटिंग सीएम हार गया 2-2 सीटों से। प्रकाश सिंह बादल जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते थे, इस बुढ़ापे में वो चुनाव हार गए, और उन लोगों से हार गए जिनको बेचारे कोई नहीं जानता, क्योंकि वो उनकी आंधी थी। उस आंधी का इफेक्ट हरियाणा में भी पड़ता नेचुरल, क्योंकि हरियाणा एक तरफ तो दिल्ली से 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ पंजाब लग गया बहुत लंबा चौड़ा एरिया में। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट चूज करने में जो है विफल हो गई, सही कैंडिडेट का वो चयन नहीं कर पाए। अगर वो किसी आम घर के आदमी को टिकट देते, कोई भी साधारण उनका वर्कर होता, या वो कोई बहुत बड़ा कोई स्टारडम होता, तो मान सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं जो आम आदमी को समझ पाया हूँ, एक तो उनके जो राष्ट्रीय सलाहकार है अनुराग ढांडा, और एक जो राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो 2 लोग मेहनत कर रहे हैं। प्रत्याशी का तो यहाँ कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, और आम आदमी इससे बेटर करती अगर वो किसी साधारण प्रत्याशी को टिकट दे देती। मेरा ऐसा मानना है। अब तो वो जो है ना, सिर्फ एक ही है कि झाड़ू का प्रचार हो गया, और उसके अलावा कुछ नहीं मान के चलो। प्रद्युम्न जी, आखिर में जो है सिर्फ मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि आदमपुर जो क्षेत्र है, मैंने जैसा कि शुरुआती दौर में कहा, आपने प्रत्येक गांव का दौरा किया, बहुत करीबी से आपने देखा है। विकास की दृष्टिगत अगर बात करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है? अब मैं इस बारे में आपको बताऊं, एक तो किसी विधायक का ये काम नहीं होता कि आपको गली नाली का उद्घाटन करो, किसी मंत्री का ये कोई काम नहीं कि वो 5 लाख 4 लाख की ग्रांट से कोई काम बन गया और उसका रिबन काटे। विधायक और मंत्री या सांसद लोग इसलिए चुनते हैं कि वो उस क्षेत्र का कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री लगाए, कोई बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज वहाँ बनवाए, लोगों को बहुत बड़े कोई रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, पीने के पानी की समस्या का कोई समाधान कराए, कोई बहुत बड़ा फ्लाईओवर या कोई बहुत बड़े रोड वहाँ बने, या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब बने। वो कहीं कोई चीज़ नहीं है। यहाँ अगर मैं आदमपुर का आपको बताऊं, चौधरी भजनलाल ने एक दौर में वो काम तो यहाँ जरूर किया है। जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश का संभवतः इकलौता ऐसा एरिया था ये जहाँ हर गांव के आपस में लिंक रोड बनवा रखे थे उस टाइम पे। एक उन्होंने उस टाइम पर लोगों को रोजगार भी बहुत दिया, हालांकि वो नौकरी ठीक है छोटी मोटी जो भी थी, लेकिन रोजगार दिया उन्होंने लोगों को। लेकिन उसके बाद या चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में भी आदमपुर में एक हल्का का जो विकास होना चाहिए वो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा। अगर मैं आपको सारी डिटेल में बताना चाहूँ, कुछ गांव तो आदमपुर के ऐसे, आज 2022 का दौर है जब भारत एक विकसित देश बनने के कगार पे है, आज़ादी के 75 साल पूरे हो लिए, भारत बने, हरियाणा बने हुए बहुत लंबा अरसा बीत गया। उसके बावजूद बाड़समंद, बुड़ाक, बांडाहेड़ी, कुतियावाड़ी, तेलनवाड़ी, मोडा खेड़ा, जो ये राजस्थान के टच के जो गांव हैं, बहुत से तो ऐसे गांव हैं जहां पानी पीने का मोल लेना पड़ता है राजस्थान से। ये हालात है। दूसरी बात, आप खुद भी गए होगे, मैं लगभग जो 50-55 जितने गाँव हैं सब मैं कई बार जा लिया। पिछले जब से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया तो मैं लगभग वही हूँ। वहाँ आज ये हालात है ना, कहीं कोई रोड है, रोड बिल्कुल, इवन जहाँ चौधरी भजनलाल की कोठी थी या जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने अपना ऑफिस बना रखा है, वहां का रोड भी टूटा पड़ा है, अगर हम विकास की बात करें। दूसरी बात, पूरे आदमपुर हल्के में ठीक उस टाइम पर रोड बना दिए, लेकिन आज लगभग आधे से ज्यादा टूट रहे हैं।
4 स्कूल बंद कर दिए, वो तो चलो पूरा हरियाणा का एक मामला है, उसमें मैं कोई राजनीतिक बात यहाँ नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उसके बावजूद ना कोई स्कूल ढंग का, ना कोई बहुत बड़ी कोई यूनिवर्सिटी, ठीक है हिसार में चौधरी भजनलाल ने बनवाई, लेकिन आदमपुर का क्या किया। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, वो प्रदेश के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे। हालांकि मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने रोहतक, सोनीपत और झज्जर का ज्यादा विकास किया, लेकिन कम से कम अपने गृह क्षेत्र का तो किया। वे वो जो 3 जिले हैं, आज से हम 2004 से पहले उनमें जाते थे और आज जाते हैं, दिन रात का अंतर है। रणदीप सिंह सुरजेवाला बेशक लोगों ने उसको चुनाव हरा दिया, लेकिन कैथल में कम से कम उसने इतना काम किया। कैप्टन अभिमन्यु ने इतना काम किया, वैसे को चुनाव हार गया। बहुत से हैं ऐसे नेता, लेकिन आदमपुर में विकास के नाम पर किसी ने भी, चौधरी भजनलाल ने नौकरी लगाई, कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा लेवल पे, उस टाइम पे सड़कें भी बनाई, लेकिन कोई बहुत बड़ा विकास नहीं हो पाया। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी, हम ये नहीं कह सकते भाई हुड्डा साहब ने पता नहीं क्या कर दिया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। विकास के मामले में आदमपुर हरियाणा के आखिरी छोर पर है और विकास के मामले में भी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है, किसी ने उसकी कोई मांग नहीं उठाई। उसका भी एक सबसे बड़ा कारण आपको बताऊं, मैं जो समझ पा रहा हूं कि वहां विपक्ष मुर्दा है। जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष को जरूरत नहीं है लोगों में काम करने की। अगर उसके सामने 1968 से लेके आज तक चौधरी भजनलाल और उसके परिवार के सामने जिसने भी चुनाव लड़ा, उनमें से लगभग बहुत से तो ऐसे थे जो चुनाव के तुरंत बाद चौधरी भजनलाल के साथ चले गए, बहुत से ऐसे थे जो उसके कुछ समय बाद चले गए, कोई आदमी टिक के नहीं रह पाया। आज जयप्रकाश को जो पसीना आया हुआ है ना चुनाव लड़ते हुए, अगर मैं दावे के साथ कहता हूं ये बात, अगर 2009 में जयप्रकाश 6000 वोटों से हारने के बाद और यहीं रहता तो आज उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विपक्ष में एक मजबूत आदमी खड़ा हो जाता। यहाँ का एक इतिहास और बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। पहला जब चुनाव हुआ 1967 में, तो हरि सिंह डाबड़ा लगभग 300-350 वोटों से जीते थे, और उसके बाद 2005 में चौधरी भजनलाल जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो 70,000 प्लस से जीते। और उसके तुरंत बाद सिर्फ 4-4.5 साल के बाद वो 6,000 का गैप रह गया कुलदीप बिश्नोई और जयप्रकाश में। वो दूसरी सबसे कम अंतर की जीत थी, या तो 300 से थी और या भजनलाल परिवार की वो सबसे कम थी। अगर जयप्रकाश रहता उस दौर में तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आज उसको भी इतना भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बलबूते पे इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, लेकिन वो उसकी कमियां रही हैं। और आगे भी मेरी एक आपके दर्शकों के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से भव्य बिश्नोई से भी और जयप्रकाश जी से भी, दोनों से एक अपील भी है कि राजनीति 24 घंटे 365 दिन का काम है। अगर आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, आप जीतते आ रहे, भव्य बिश्नोई जीते या कुलदीप या जयप्रकाश जीते, आप लोगों के बीच में रहो, लोगों के सुख दुख में काम आओ। ये नहीं है कि और जो पहले वाले जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरह आप अपना फोन बंद करो या फोन ना उठाओ और लोगों के बीच में ना रहो। तो ऐसी राजनीति का मैं तो कोई फायदा मानता नहीं। उससे तो 1,70,000 लोग और हैं हल्के में, किसी और को चुन लें तो ज्यादा बढ़िया है, इसमें नहीं तो अगले चुनाव में। ऐसा मेरा मानना है। प्रद्युमन जी, द नेशन टाइम्स के साथ आपने बातचीत की और खासतौर से आदमपुर को लेकर के जिस तरीके से आपने एनालिसिस किया है, जाहिर तौर पर हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें बहुत बारीकी से चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का, द नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद।